का टॉपिक है जेनेटिक्स डिसऑर्डर, ठीक है, जिसके अंदर पेडिग्री एनालिसिस भी आता है, ठीक है। तो आपको पेडिग्री एनालिसिस में बताऊंगी दैट व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। उससे पहले आपको कुछ बहुत ही सिंपल यहाँ पर दिए हुए हैं फिगर्स, आपको वो समझने होंगे। दिस स्क्वायर जनरली डिनोट्स मेल, ओके, दिस सर्कल डिनोट्स फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो ट्रायंगुलर फेस में है वो है सेक्स अनस्पेसिफाइड। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ पेडिग्री एनालिसिस जानने से पहले आपको ये सब लर्न करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ये सब लर्न करने पड़ेंगे। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा फैमिली में जो भी डिसऑर्डर चल रहा था, इसके ऊपर अगर आप जाओगे इस वाली कंडीशन में तो ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी कि तीनों इंडिविजुअल्स यहाँ पर अफेक्टेड हैं। जो रेड कलर से इसको पेंट कर दिया है इट मीन्स तीनों इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं, मेल भी, फीमेल भी और सेक्स अनस्पेसिफाइड पर्सन भी, ओके। ये है मेटिंग, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग। ये है मेल और फीमेल बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुई यानी कि इंटरकोर्स हुआ बट रिलेटिव्स के अंदर, ठीक है। ये जनरली पेडिग्री एनालिसिस किस लिए होता है कि आपके जो ओल्डर जनरेशन थी उसके अंदर निकाला जा सके कि अगर आपको कोई डिसऑर्डर्स है या फिर आपकी ओल्डर जनरेशन को जो डिसऑर्डर है वो आपको डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको पता करने के लिए जनरली पेडिग्री एनालिसिस इसको बोला जाता है। ये वाला पोर्शन है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये दीज आर पेरेंट्स और ये उनके चिल्ड्रन है, 1 मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। ये है तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये है मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग है तो उनका एक बेबी है जिसको हम कह रहे हैं मेल, बट मेल को यहाँ पे कलर किया हुआ है, दैट मीन्स वो अफेक्टेड है विद द डिसीज। और ये है 5 क्यों लिखा हुआ है कि इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। जो 5 चिल्ड्रन हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के तो उसके अंदर 5 के 5 अनअफेक्टेड है। तो ये हम चीजें होती हैं, ये हमारे जनरली फिगर्स होते हैं जिसको हम डिनोट करके पेडिग्री चार्ट को बनाते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, कि जो डिसऑर्डर है कोई भी पर्टिकुलर बीमारी है वो कैसे आई है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, क्या वो पूर्वज की है, तो वो चीज़ हमेशा से लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनकर रह जाती थी। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स in families. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. जब मेंडल के काम को दोबारा जाना गया, दोबारा समझा गया, तो उसके बाद से ये सब एनालाइज करना शुरू कर दिया गया कि इनहेरिटेंस किस तरीके से होती है, कोई भी इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे इनहेरिट करता है कैरेक्टर्स को, ये जानना शुरू हुआ, बेसिकली सिंपली इन humans. Next is, since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human beings. That's of course कि जो कंडीशन हम मेटिंग करा के या जो कंडीशन में हम क्रॉसओवर करा के पॉलिनेशन करा के पी प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर देख लेते थे वो जनरली ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे ही किसी को भी नहीं बोल सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें कैसे होगी? फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप पी प्लांट की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो कि भाई ये पहले जनरेशन आई थी उसके बाद ये जनरेशन हुई थी, तो पहली जनरेशन में ये डिफरेंस था, सेकंड जनरेशन में ये डिफरेंस है। तो सेम हम ह्यूमन के साथ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है पेडिग्री एनालिसिस यानी कि पेडिग्री चार्ट, जिसके बेसिस पे आप जनरेशन जो पहले आने वाली जनरेशन थी, ठीक है, जो पहले जनरेशन हो चुकी हैं ओल्डर जनरेशन, उनके बारे में पता लगा सकते हो कि उनको कोई बीमारी थी या नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस? इट इज द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। अ पर्टिकुलर ट्रेट अंडर स्टडी इज रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली ट्री। एक फैमिली ट्री बनाया जाता है जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को स्टडी किया जाता है। जैसे कि अगर आप कह सकते हो हाइट के बारे में, तो आप हाइट के लिए पूरा आप पेडिग्री चार्ट बना सकते हो जिसके अंदर पर्टिकुलर ट्रेट क्या होगा? हाइट, राइट, हाइट और राइट। Wow, very rhyming words. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a special trait, abnormality या फिर कोई डिजीज। अगर कोई डिजीज है किसी भी को, जैसे मुझे अभी अगर कोई डिजीज है तो अगर मैं पेडिग्री चार्ट या पेडिग्री एनालिसिस इस चीज़ का कराऊँ किसी भी डॉक्टर से, तो क्या होगा? कुछ पर्टिकुलर डॉक्टर्स होते हैं जो करते हैं इस चीज़ को, तो क्या होगा? वो क्या करेंगे कि वो पता लगाएंगे पहले ये डिसऑर्डर है किस लिए, ठीक है, क्या ये पहले की जनरेशन में भी था या फिर ये अभी सिर्फ मेरे को है, तो उस चीज़ को क्योर करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि
पहले की जनरेशन में कोई बीमारी थी और वो आगे इनहेरिट हो रही है या इनहेरिट ना हो जाए, उस चीज़ का पता लगाने के लिए क्या काम किया जाता था, पेडिग्री चार्ट का यूज़ किया जाता था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन। ये सारे जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं ये सब किस में यूज होते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट में, right? As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or other gene which is located in the DNA. जो DNA के ऊपर जीन प्रेजेंट हैं जितने भी, वो एक जीन पे या उससे ज़्यादा जीन पे, दूसरे जीन पे डिपेंड करता है कि क्या फीचर होने वाले हैं, किसी भी क्या कैरेक्टर होने वाले हैं किसी भी बेबी के या किसी भी पर्सन के। तो जनरली जीन ही वो चीज़ डिसाइड करते हैं। बट डीएनए जो है वो एक कैरियर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, वही कैरी करता है कि जीन्स क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं और क्या कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है। इट इज इन हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज। जीन्स जो है वो किसी चेंज के बिना कहाँ से ट्रांसफर, डीएनए जो है चेंज ही नहीं होता है, वो फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग वो ट्रांसफर हो जाता है। However, changes or alteration do take place occasionally. Such an alternation or changes in genetic material is referred to as mutation. जो आपको म्यूटेशन अभी मैंने बताया था, म्यूटेशन क्या था यहाँ पर, म्यूटेशन जनरली कि आपने ऑल्टरनेशन में कुछ चेंज किया, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंज किया, वो था म्यूटेशन। और म्यूटेशन 3 टाइप की बताई थी मैंने लास्ट पार्ट में, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उसे देखिए। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस एंड चेंज्ड और अल्टर्ड जीन्स और क्रोमोसोम। जो नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स होते थे ना ह्यूमन बींग्स में, यानी कि कैसे क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्या क्या डिसीज हो सकती है, वो जनरली जीन्स के अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम के अंदर क्या चेंज आया है, जीन कैसे ऑल्टर किए गए, इनहेरिटेंस कैसे हुआ है, उन सब के बेसिस पे डिपेंड करता था। अब आ गए 2 तरीके के यहाँ पे डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है आपका यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जनरली क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर ही आता है ये, जिसके अंदर 2 तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरनिंग और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। अगर एक सिंगल जीन के अंदर ऑल्टरनेशन होती है या फिर म्यूटेशन होता है तो जनरली उसको हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइंस एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ बिल्कुल सेम है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो भी चला आ रहा है वो जनरली फैमिली से एक फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, ये हमें जनरली पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता चलता है इन मेंडेलियन डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन एंड प्रिविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो है उसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे, ये सबसे कॉमन तरीके का मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, इनका मोड क्या होता है, इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स इनका मोड होता है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव काइंड की यहाँ पर आपको 2 डिजीज देखने को मिलेंगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। ये सब क्या है, दिस ऑल आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। आपसे क्या पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में कि आप बताइए कि सिकल सेल एनीमिया कौन सा डिजीज है, आप बताओगे मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कुछ एग्जांपल्स तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के, तो आप क्या बताओगे, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, ओके, और हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सब क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे पता चल सके कि ये जो पर्टिकुलर हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ये सब जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव हैं या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसको मस्कुलर डायस्ट्रोफी भी कहा जाता है। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट रिसेसिव। आप अगर पेडिग्री एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आप इजीली बता सकते हो कि जो भी डिसऑर्डर इन्होंने दिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिमिलरली द ट्रेट, कलर चेंज करते हैं, सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो है जनरली उसको हम जनरली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। अ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन 5.14 जो ये यहाँ पे आपका बना हुआ है इसके अंदर,
राइट। यहाँ पर जो कंडीशन बताई हुई है इसके अंदर क्या बताया हुआ है, एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, या ठीक है, एक और हो सकता है मायोटोनिक का मतलब क्या होता है, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, एक देखो फीमेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो जनरेशन क्या हुई यहाँ पर, इनके 4 तो बेबी थे, 4 बेबी के अंदर 2 की अभी शादी नहीं हुई है। ठीक है, एक की यहाँ पर शादी हो चुकी, ठीक है, आप मान लो शादी हो चुकी, तो ये वाली कंडीशन में तो भैया इफेक्टेड थे ही नहीं। क्या हुआ, इस वाली कंडीशन में तो इफेक्टेड नहीं थे। ठीक है, बट इस वाली कंडीशन में जो फीमेल है वो इफेक्टेड थी, तो इट इज क्लियरली शोन कि फीमेल ही जो है वो कैरियर होती है यहाँ पर इस डिसऑर्डर की। पेडिग्री एनालिसिस में अगर आप जानोगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में फीमेल इज द कैरियर, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी कैरियर नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि 1 मेल एंड 1 फीमेल आर ऑलरेडी अफेक्टेड बाय द डिसीज, अफेक्टेड बाय डिसऑर्डर। तो आपको पेडिग्री एनालिसिस से पता चलेगा कि क्या पहले वाली जनरेशन में ये डिसऑर्डर था या नहीं था। तो ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये चेंज आता है। रिसेसिव क्या होता है कि ऊपर जो जनरेशन प्रेजेंट थी उसके अंदर ये चीज थी ही नहीं। ठीक है, रिसेसिव मतलब वहां पर शो ही नहीं हुई थी, यानी कि उससे पहले। आपको सिंपल शब्दों में बोलूं, आप यहाँ कंफ्यूज हो गए हो, मुझे पता है क्यों, बिकॉज यहाँ पर दोनों एकदम सेम दिख रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि जो कंडीशन थी यहाँ पर तो इन्होंने दिखा दिया कि डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर से पहले वाली जो जनरेशन थी क्या उसमें भी ये डिसऑर्डर था, तो बिल्कुल यहाँ पर तो दिखाया हुआ है, यानी कि एक्सप्रेस हुआ है डिसऑर्डर। तो एक्सप्रेस होना मतलब डोमिनेंट होना, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे दिख गया। लेकिन यहाँ पर ये चीज एक्सप्रेस हो रखी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि जनरेशन में जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिल रहा है, क्या उससे पहले वाली जनरेशन में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सी डिसीज हो गई, यानी कि एक्सप्रेस नहीं हुई डिसीज यहाँ पर, डिसऑर्डर यहाँ पर, तो ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जो कि सिकल सेल एनीमिया में आपको देखने को मिलता है। राइट, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चलते हैं हम, color blindness. What is color blindness? Color blindness, it is a sex linked recessive disorder due to defect in either red या green cone of eye resulting in the failure to discriminate between red and green color. आप red या green color के अंदर आप उस पर्टिकुलर कलर को नहीं देख पाओगे, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ओके, नॉट पेडिग्री एनालिसिस, कलर ब्लाइंडनेस। इसके अंदर क्या होता है कि रेड या ग्रीन कोन जो होता है आई का वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से आप रेड या ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाते हो। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। ये डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि म्यूटेशन होता है एक्स क्रोमोसोम के किसी पर्टिकुलर जीन के ऊपर म्यूटेशन हुआ है, यानी कि डीएनए सीक्वेंस को छेड़ा गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस हुई है। इट ऑक्योर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल, यानी कि मोर ये किस में देखा जाता है, मेल्स के अंदर, और रेयरली किसके अंदर देखा जाता है, फीमेल के अंदर। प्लीज रिमेंबर द परसेंटेज। दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जो रेड और ग्रीन कलर के जीन्स होते हैं वो जनरली एक्स क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस जो है वो उसका रीजन क्या बताया गया है, एक्स क्रोमोसोम। राइट, मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, इसलिए क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। दैट्स वाई ज़्यादा चांसेस हैं कि 8% ऑफ मेल्स जो हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं बाय दिस डिसीज, एंड 0.4% फीमेल्स जो है अफेक्टेड होती हैं बाय दिस डिसीज। द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज, वेट अ सेकेंड, द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज, एक सेकेंड, who carries the gene has a 50% of chance being color blindness। जो सन है, किसी भी मदर का सन है जो जिसकी मदर जो है वो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की, तो उसके अराउंड 50% चांस होगी कि वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। मदर जो है वो खुद कैरियर नहीं है कलर ब्लाइंडनेस की, बिकॉज जीन जो है वो रिसेसिव होता है मदर के अंदर। दैट मीन्स दैट इट्स इफेक्ट इज सरप्राइज्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है और जो मदर है वो कैरियर है डिजीज की। ठीक है, तो डॉटर कभी भी यानी कि आप ये समझ सकते हो कि फादर से डॉटर यहाँ पे ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड हो सकती है, और मदर से जो सन है वो कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, तो अगर मदर यहाँ पर डिसऑर्डर की कैरियर होगी तो यहाँ पर सन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर फादर यहाँ पे डिसऑर्डर का कैरियर होगा तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, डॉटर के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पर हेमोफीलिया। नेक्स्ट क्या है, हेमोफीलिया। ये एक और डिजीज है आपकी। This is sex-linked recessive disease which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. In this disease, एक single protein जो कि part होता है cascade of proteins का, वो involve हो जाता है clotting of blood.
अगर ब्लड कहीं पे क्लॉट हो रहा है तो उसके अंदर वो उसका पार्ट बन जाएगा. ड्यू टू दिस इन एन इफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. अगर किसी का कट हो जाता है, यानी कि देखो अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा. अगर आपको कहीं चोट लगी है तो आपके जो सारे सेल्स हैं आपस में क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है और वो घाव जो है वो भर जाता है. लेकिन अगर यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि सिंगल प्रोटीन जो है वो जाकर इन्वॉल्व हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, तो उसको अफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा वो. तो दैट्स वाई अगर सिंपल सा भी कट लगेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी कहीं पे भी कट लगे, और वो ब्लीडिंग को रोकना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ऐसे में डेथ भी हो जाती है. तो इसको बोलते हैं हेमोफीलिया. अगर ब्लीडिंग को नहीं रोका जाएगा तो डेथ भी हो जाती है. द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हेमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिसीज टू सन. जो फीमेल कैरियर है वो किसको ट्रांसमिट कर सकती है, सन को. द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर जो होती है सच फीमेल की वो हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, और जो फादर होता है उसको हेमोफिलिक होना चाहिए. जबकि जो फैमिली है उसके अंदर पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हेमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज. जो क्वीन विक्टोरिया थी उसकी फैमिली के अंदर सभी को ये डिजीज थी. बिकॉज ऐसा क्यों था, बिकॉज शी वॉज हरसेल्फ अ कैरियर. वो खुद एक कैरियर थी इस डिसीज की. दैट्स वाई उसके सन को ये जो डिजीज हो गई. उसके बाद उसके सन की डॉटर को ये डिजीज हुई, डॉटर के सन को ये डिजीज हुई, सन के डॉटर को डिजीज, जनरेशन चलता रहा. उनकी पूरी जनरेशन को था ये, उनको पता भी नहीं था. सिकल सेल एनीमिया लास्ट आपकी यहाँ पे डिजीज आती है, ये सिकल सेल एनीमिया. दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. क्यों, बिकॉज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर जीन. यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं तब ये कंडीशन ऑकर होती है. दिस डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील जिसको HbA एंड HbS बोलते हैं. आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल जैसे कि HbS एंड HbS, जो कि दोनों ही पेरेंट्स को कैरियर होना पड़ेगा, दोनों ही पेरेंट्स को यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया डिजीज से अफेक्टेड होना पड़ेगा, तभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक ये डिजीज पहुंचती है. अदरवाइज कोई एक अगर कैरियर है तो उनको नहीं होता है. ठीक है. शो द डिजीज phenotype. Heterozygous HbA/HbS individual appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease as per 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny. आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो ये कुछ ये कहना चाह रहा है कि अगर पेयर ऑफ एलील है HbA एंड HbS, तो अगर HbA कंडीशन है प्लस HbA कंडीशन है तो कैसा ऑफस्प्रिंग होगा, जो आगे आने वाला चाइल्ड होगा वो नॉर्मल होगा. बट अगर HbA कंडीशन है प्लस HbS कंडीशन है, ये प्लस है, ठीक है, तो कैसा चाइल्ड होगा, द चाइल्ड विल बी कैरियर ऑफ डिजीज. जस्ट कैरियर ऑफ डिजीज, CD लिख देते हैं. ठीक है. अगर नेक्स्ट कंडीशन आ गई यहाँ पर जहां पर HbS एंड HbS हो जाएगा, HbS प्लस HbS, तो ये क्या हो जाएगा, ये जनरली इससे अफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डिजीज्ड हो जाएंगे. इस पर्टिकुलर बेबी को क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया. तो ये कंडीशन दोनों पेरेंट्स का अफेक्टेड होना जरूरी है. राइट. कॉज ऑफ द डिसीज क्या होता है हम ये जानेंगे. What is the cause of sickle cell anemia? The cause of sickle cell, एक सेकेंड हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्या देगा, उसके बाद हम देखेंगे कॉज क्या है. Thus exhibiting sickle cell anemia trait, this defect is caused by, क्या कॉज होता है इसका, change in gene caused by the replacement of GAG by GUG leading to the substitution of glutamine by valine at 6th position of beta globin chain of hemoglobin. जनरली जब ग्लूटामिक एसिड जो है, जनरली ये रहा आपका कंडीशन, उसको चेंज कर दिया जाता है बाय वलीन 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन. ये रही आपकी बीटा ग्लोबिन चेंज, एक सेकेंड, ये है आपकी बीटा ग्लोबिन चेन. ठीक है. इसके अंदर क्या हुआ कि जो ग्लूटामिन था ये नॉर्मल है, नॉर्मल HbA वाली जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके अंदर GAG जो था उसको चेंज कर दिया, GUG बना दिया. क्यों, GAG को कन्वर्ट किया GUG में, तभी सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन ऑकर होती है. यही इसका कॉज होता है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड वाला 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है उसको चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है इन वेलिन में. ठीक है. तो ये जो कंडीशन है जनरली आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में कि व्हेन ग्लूटामिक एसिड इज चेंज्ड बाय या फिर रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, उस जनरली हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया की कॉज. ठीक है. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द single base
substitution at the 6th codon of the beta globin from GAG to GUG. The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of RBC. जो RBC के अंदर जो चेंज आता है उसकी शेप चेंज हो जाती है, दैट्स वाई उसको कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके की। पहले कैसी थी, वो राउंड, ठीक है, RBC कैसी थी पहले, राउंड, बट अब वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, राइट। तो कुछ इस तरीके की जब शेप हो जाएगी तो उसको कहेंगे सिकल सेल एनीमिया की शेप, ठीक है। बाय कॉन्केव डिस्क, कुछ डिस्क की तरह प्रेजेंट थी जो पहले थी हमारी राउंड, अब वो किस तरीके की हो गई, इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज फिनाइल कैटेन्यूरिया। व्हाट इज फिनाइल कैटेन्यूरिया? फिनाइल कैटेन्यूरिया एक जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है जिसके अंदर जब फिनाइल एलेनिन के ऊपर एक एंजाइम का असर होता है और वो क्या बना लेती है, क्या बना लेगी वहाँ पे, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रायोसिन जो बनाएगी उसको हम जनरली कहते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ट्रायोसिन बनाएगी, नॉट ट्रिप्सिन। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। गाइस जनरली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनाइल एनालिन टू टायरोसिन। जब अफेक्टेड इंडिविजुअल जिसको ये फिनाइल कैटेन्यूरिया हो रखा है उसके पास एंजाइम नहीं होगा जो कि अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है इन टायरोसिन, एज अ रिजल्ट जो फिनाइल एलेनिन है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड और बहुत सारे दूसरे डेरिवेटिव्स में। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन्स रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। ये मेंटल, क्योंकि अगर देखो बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? फिनाइल एलेनिन को अगर टायरोसिन में आप नहीं चेंज करोगे तो जनरली वो एक आपके ब्रेन के तक पहुंचते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन में अगर वो रहेंगे एज इन फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में और दूसरे डेरिवेटिव के फॉर्म में, और आपके पास एंजाइम नहीं है अफेक्टेड लोगों के पास, तो जनरली वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर अब्जॉर्प्शन बाय किडनी। किडनी इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, दैट्स वाई जो किडनी अगर अब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पर कंडीशन हो जाती है। तो ये है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं बिकॉज ये पार्ट बहुत लंबा हो गया है। सो विद दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।